नमस्कार, बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे बाजार का आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके। पूछ सकते हैं हमसे सवाल, नंबर नोट कर लीजिए 02223001634 या फिर आप 02223001635 पर भी हमें कॉल कर सकते हैं। फेसबुक पर @ZEE Business ऑनलाइन, ट्विटर पर @ZEE Business अपने सवाल भेजें #बाजार आज और कल लिखकर। और कल की आपकी तैयारी कराने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से जानेंगे कल के बाजार पर स्ट्रैटेजी और खास मेहमान का परिचय करा दे प्रॉफिट मार्क सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर। अविनाश जी, स्वागत करते हैं आपका आज के इस खास शो में। और सबसे पहले बाजार के आज के कारोबार पर एक नजर डाल लेते हैं। तो आज था वीकली एक्सपायरी का दिन और बाजार में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव आज देखा गया। कारोबार के अंत में हमने देखा सेंसेक्स 142 अंक चढ़कर 60,800 के पार बंद हुआ। निफ्टी 22 अंकों की हल्की बढ़त के साथ 17,900 के पास बंद हुआ। तो बैंक निफ्टी आज लगभग रहा फ्लैट। आखिर में बैंक निफ्टी 17 अंकों की मामूली बढ़त के साथ 41,550 के पार जाकर हुआ बंद। आइए अब अनिल जी से समझते हैं कि बाजार पर दबाव आज कैसे बना, क्यों सेंसेक्स 150 पॉइंट चढ़ा पर निफ्टी आज फ्लैट ही लगभग क्लोज हुआ। कल के अच्छे तेजी वाले सेशन के बाद भारतीय बाजारों में आज भी सीमित दायरे में मिले जुले कारोबार के साथ एक मजबूती भरी क्लोजिंग रही और कल के मुकाबले में भले ही छोटे ही फायदे के साथ लेकिन निफ्टी 17,900 के करीब जाकर बंद होने में कामयाब रहा। दायरा सीमित था। आज वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी थी। ग्लोबल मार्केट से संकेत मिले जुले थे। अमेरिकी बाजारों में थोड़ी कमजोरी का माहौल था, लेकिन सुबह से ही डाउ फ्यूचर्स धीरे धीरे अपनी बढ़त बनाने में कामयाब होते दिख रहे थे। अदानी ग्रुप के शेयरों में आज फिर से तेज गिरावट देखने को मिली, स्पेशली अदानी एंटरप्राइजेस में। सुबह सुबह मूड उसी से खराब हुआ, लेकिन दिन के दौरान उससे उबरते हुए भारतीय बाजार अच्छी मजबूती देने में कामयाब रहे। अच्छी बात यह भी थी कि कल की तेजी जो चौतरफा थी आज भी लगभग वैसी मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी तेजी बनती हुई नजर आई। बैंक निफ्टी कल भी थोड़ा पीछे धीमे चल रहा था, आज भी धीमे हल्के हरे निशान के साथ बैंक निफ्टी भी बंद हुआ। 150 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स बंद होने में कामयाब रहा। इस मजबूती के पीछे डाउ फ्यूचर्स के अलावा एक और बड़ा खास कारण था, वो था पिछले 2 दिनों से एफआईएस की भले ही बिकवाली के आंकड़े अब भी कैश मार्केट में लगातार आ रहे हैं, लेकिन वायदा कारोबार में उन्होंने अपनी मंदी की पोजीशन काटना शुरू किया है, चाहे वो स्टॉक फ्यूचर्स हो या इंडेक्स फ्यूचर्स, और वहां से भी निचले स्तरों पर सपोर्ट आता हुआ दिखा है। और बैंक निफ्टी भी लगातार दूसरे दिन 41,500 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। निफ्टी भी लगातार दूसरे दिन 17,850 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। तो कह सकते हैं दायरा छोटा था, थोड़ा इंडेक्स में सुस्ती का माहौल था, थोड़ी कमजोरी भी थी, लेकिन अंत भला तो सब भला, यानी कि हल्के हरे निशान में बंद होकर भी बाजार मजबूती का ही संकेत देते हुए नजर आए हैं। प्रॉफिट मार्क के अविनाश गोरक्षकर के पास चलते हैं। अविनाश जी, कैसे लगे आपको आज के बाजार? लगभग सीमित दायरे में कारोबार। अभी कल आखिरी ट्रेडिंग सेशन है, पर कुछ और मजबूती आप देखते हैं बाजार में? बिल्कुल स्वाति, मुझे लग रहा है कि देखिए आज बाजार में अडानी ग्रुप के शेयर्स अगर आप निकाल दो तो मेरे ख्याल से ब्रॉड मार्केट में अच्छी खासी स्टॉक स्पेसिफिक तेजी थी। मुझे लग रहा है कि आज काफी अच्छी तरह से निफ्टी भी बढ़ा है। इस लेवल को अगर मार्केट मेंटेन करता है तो हमको लग रहा है कि यहाँ से मार्केट कंसोलिडेट होकर एक अच्छा बढ़त आने वाले हफ्तों में दे सकता है। नतीजों का सीजन है तो अभी भी मुझे लग रहा है कि ज्यादातर कंपनी स्पेसिफिक ही आपको स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट्स रखेंगे, लेकिन ओवरऑल मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का स्ट्रक्चर बन रहा है मेरे ख्याल से 18,800 18,900 का एक सपोर्ट लेवल मार्केट जरूर देखेगा। और इसके ऊपर जाने के लिए अगर कोई अच्छी कंपनियां, बड़ी कंपनियां नतीजे अच्छे दिखाते हैं तो मार्केट्स में डेफिनेटली तेजी का माहौल वापस आ सकता है। आपको स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी समझते हैं आपकी अविनाश जी। लंबी अवधि के लिए कौन से स्टॉक में आपके लिए आपके हिसाब से स्ट्रैटेजी रखने की सलाह रहेगी? स्वाति, कैपिटल गुड सेक्टर हमको काफी पसंद है और इस सेक्टर में हमको एक कंपनी पसंद है जिसका नाम है किर्लोस्कर न्यूमेटिक लिमिटेड। ये किर्लोस्कर ग्रुप की कंपनी है और बेसिकली एयर और गैस और रेफ्रिजरेशन के जो कंप्रेसर्स बनते हैं इसमें मार्केट लीडर है। ये सीएनजी के सिस्टम्स में भी मार्केट लीडर है, करीबन 70% मार्केट शेयर एंजॉय करते हैं। कंपनी की ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है और पिछले साल कंपनी ने करीबन 1,000 करोड़ पे 114 करीबन 85 करोड़ का प्रॉफिट किया था। फर्स्ट 6 मंथ्स, फर्स्ट 9 मंथ जो ये साल के आ गए, यहाँ पे मोमेंटम अभी भी काफी बरकरार है। इनफैक्ट ऑलरेडी टर्नओवर 1,000 करोड़ जा चुका है और कंपनी ने करीबन 76 करोड़ पहले 9 महीने में ही कमाया।
तो हमारा मानना है कि इस साल कम से कम 110-115 करोड़ की प्रॉफिट आएगी, करीबन 20 रुपए की अर्निंग आएगी, जो अगले साल करीबन 24-25 रुपए तक जाने की पॉसिबिलिटी है। सबसे बड़ी बात, कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है, काफ़ी अच्छी ऑर्डर बुक पोज़ीशन है और अभी जिस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर 10 लाख करोड़ का जो कैपेक्स गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, प्लस हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर जो गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट्स किए, इसका सारा फ़ायदा कहीं न कहीं कंपनी को आगे मिलेगा। तो हमारे हिसाब से यहाँ पे खरीदने का एक अच्छा मौका बन सकता है। करीबन 650 का टारगेट प्राइस हम यहाँ पे देख रहे हैं अगले 12 से 15 महीने में। तो अच्छी वैल्यू पिक है और यहाँ पे ज़रूर निवेश करें। ओके, लॉन्ग टर्म के लिए किर्लोस्कर न्यूमेटिक में खरीदारी की सलाह आ रही है अविनाश जी की तरफ से। पहले कॉलर से बात करते हैं, बेंगलुरु से शैलेश हमारे साथ है। शैलेश जी नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर है सवाल आपका? जी नमस्कार। मेरा क्वेश्चन 2 शेयर्स पे है। एक आईसीआईसीआई बैंक जो मैंने 38 शेयर्स लिए हुए हैं, एवरेज प्राइस मेरा 855 है, और दूसरा केपीआईटी टेक है 17 शेयर्स 682 एवरेज प्राइस, और मेरा होराइजन है 3 to 5 ईयर्स। ओके, 3 to 5 ईयर्स का होराइजन ये रख रहे हैं। पहले आईसीआईसीआई बैंक पर सलाह लेना चाहेंगे, कुछ मुनाफा जरूर है इनके अवधि के हिसाब से आपको कैसा लग रहा है स्टॉक? नहीं, आई थिंक स्वाति, आईसीआईसीआई बैंक में इनका नजरिया कम से कम 2-3 साल का है, तो मैं समझता हूँ कि अभी तो बैंकिंग सेक्टर के लिए काफी अच्छा टाइम है। क्रेडिट ग्रोथ 15-16% है। कंपनी ने जो तीसरे तिमाही के रिजल्ट्स भी डिक्लेयर किए थे, बहुत ही पॉजिटिव कमेंट्री मैनेजमेंट से आई है। तो मेरे ख्याल से एटलीस्ट नेक्स्ट 12 to 18 मंथ्स में हमको लग रहा है कि 1100 का एक मीडियम टर्म टारगेट प्राइस बन सकता है, तो वो यहाँ पे निवेशित रहिए। मेरे ख्याल से आने वाले साल में तो और भी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है, प्रोवाइडेड ये इसमें पेशेंस के साथ इस शेयर में बने रहे। ओके, और दूसरा स्टॉक इनका केपीआईटी टेक था अविनाश जी, उस पर क्या राय रहेगी? नहीं, केपीआईटी टेक में भी देखिए आज हमने आईटी शेयरों में थोड़ी तेजी देखी है। ऐसा अनुमान लग रहा है कि जो भी नेगेटिविटी थी शेयरों में, आईटी शेयरों में, वो अभी बॉटम आउट हो चुकी है और आने वाले कम से कम 3 या 6 महीने के बाद होपफुली यूएस यूरोप से पॉजिटिव टेलविंड्स आते हैं, तो डेफिनेटली केपीआईटी जो बेसिकली ऑटोमोटिव और इलेक्ट्रिक व्हीकल के वर्टिकल में काम करता है, इनको काफी फायदा होना चाहिए। तो यहाँ पे भी मैं यही कहूंगा कि कम से कम 1.5-2 साल का टाइम फ्रेम रखिए और यहाँ पे डेफिनेटली ग्रोथ मोमेंटम काफी स्ट्रांग है, ऑर्डर बुक अच्छी है, तो यहाँ पे भी अच्छा मुनाफा बन सकता है। तो remain invested for the next 12 to 18 months. ओके, तो 12 से 18 महीने के लिए आपको निवेश बनाए रखने की सलाह यहाँ पर आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट अविनाश गोरक्षकर की तरफ से केपीआईटी टेक में। कोलकाता से सरोज वैद्य हमारे साथ है। सरोज जी स्वागत करते हैं, बताइए आपका कौन से स्टॉक पर सवाल है? हाँ, नमस्कार मैम। मेरा सवाल है आईआरसीटीसी, थोड़ा ऊंचा भाव में लिया हुआ 20 शेयर है मेरे पास। आप माने रहो कि एग्जिट करूं लॉन्ग टाइम के लिए 5 to 6 ईयर्स, इसलिए। ओके, बिल्कुल। तो आईआरसीटीसी पर लॉन्ग टर्म के लिए अगर ये बने रहना चाहते हैं तो कैसा है? Q3 का रिजल्ट भी कंपनी ने पेश किया है, मुनाफा 22% बढ़ा है कंपनी का। फिलहाल लॉन्ग टर्म के नजरिए के लिए आईआरसीटीसी कैसा लग रहा है आपको सर? स्वाति, मुझे लग रहा है यहाँ पे इनको निवेशित रहना चाहिए। देखिए बहुत समय के बाद अभी वापस कंपनी ट्रैक्शन में आ चुकी है। पोस्ट कोविड अभी सारा नॉर्मल सी इनके ऑपरेशंस में हो गया है और आगे चल के आईआरसीटीसी में हमको लग रहा है कि जिस प्रकार का इनका बिजनेस है, ये रेगुलेटेड मोनोपोली है, इंटरनेट टिकटिंग से इनका ज्यादातर प्रॉफिट आता है और मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई दिक्कत होगी। इनफैक्ट जो आने वाला साल है, होपफुली नई गाड़ियां लॉन्च करने की प्लान्स कंपनी ने अनाउंस कर दी है, प्लस ये थोड़े से अफोर्डेबल हाउसिंग होटल्स के भी बिजनेस में एंटर कर रहे हैं। कंपनी कैश रिच है, कर्जा मुक्त है, तो इनको थोड़ा सा समय सीमा थोड़ी लंबी करनी चाहिए। अगर 1.5-2 साल का समय अगर ये देते हैं तो मेरे ख्याल से नॉट ओनली इनका प्रॉफिट बट अच्छा खासा मुनाफा ये कमा सकते हैं। तो थोड़ा सा इंतजार करें और थोड़ा सा पेशेंस इस स्टॉक में रखें, यही राय रहेगी। ओके, आईआरसीटीसी बने रहे, आपके लिए यही राय है अविनाश जी की। वाराणसी से विनय कुमार यादव हमारे साथ, उनसे भी बात करते हैं। विनय जी नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? जी मैम, मेरे पास वोडाफोन आइडिया का 500 शेयर है 8 रुपीज पे। मैम उसको होल्ड करके चलना है? कब तक होल्ड कर सकते हैं? यस। ओके, वोडाफोन आइडिया पर क्या व्यू रहेगा अविनाश जी आपका? इनको नुकसान जरूर है लेकिन बने रहने की सलाह? देखिए वोडाफोन आइडिया एक ऐसी कंपनी है जो लगातार लॉसेस रिकॉर्ड कर रही है और टेलीकॉम सेक्टर में जो सबसे वीक प्लेयर है वो वोडाफोन है।
मार्केट में डेफिनेटली कंपटीशन टेलीकॉम सेक्टर में कल के लिए कम हो चुका है, लेकिन इस कंपनी की दिक्कत है कि कस्टमर्स भी कम हो रहे हैं, इनका कर्जा भी काफ़ी ज़्यादा है, बैलेंस शीट पे करीबन 2,40,000 करोड़। और कंपनी ने अभी जो गवर्नमेंट ने कहा है कि 16,000 करोड़ वो कन्वर्ट करके इक्विटी में कन्वर्ट करेंगे, इससे इस कंपनी की इक्विटी बहुत बड़ी हो जाएगी। ऑलरेडी कंपनी की इक्विटी 32,000 करोड़ है, तो मुझे लग रहा है कि कोई भी बढ़त में इसको बेचना चाहिए। तो सेल ऑन राइज वाला स्टॉक है, तो इससे डेफिनेटली निकल जाए, इसमें ज़्यादा टाइम इन्वेस्टेड ना रहे, यही मेरी राय रहेगी। ओके, तो किसी भी बढ़त में वोडाफोन आइडिया से निकलने की सलाह आ रही है आपके लिए अविनाश जी की तरफ से। हमारे पास व्हाट्सएप से सवाल आ रहा है कोलकाता से मुकेश प्रजापति का। इनके पास हिंडाल्को है, 300 शेयर है और 460 खरीद बता रहे हैं। हिंडाल्को पर व्यू जानना चाह रहे हैं सर कि अभी फिलहाल क्या स्ट्रैटेजी रखी जा सकती है। आपको कुछ फंडामेंटल्स सही नजर आ रहे हैं स्टॉक के, क्योंकि फिलहाल तो इन्हें नुकसान है। देखिए, मुझे लग रहा है कि मेटल कंपनीज में अगर ये प्रॉफिट का एक एक्सपेक्टेशन करते हैं, तो इनको कम से कम 6 से 12 महीने यहाँ पे होल्ड करना जरूरी है, क्योंकि अभी तो फिलहाल मेटल कंपनीज में सबसे बड़ी दिक्कत है कि मेटल प्राइसेस ग्लोबली वीक है। दूसरे बात, इनपुट प्राइसेस बढ़ गए हैं, और जब तक चाइना पूरी तरह से मेटल मार्केट में आता नहीं है, तब तक कोई बड़ी तेजी की उम्मीद रखना जरा डिफिकल्ट है। तो मेरे ख्याल से अवधि जरा लंबा रखिए, और मेरे ख्याल से अगर हो सके तो अगर 12 to 15 मंथ्स का टाइम फ्रेम है, तो ही इस शेयर में आप थोड़ा सा अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। शॉर्ट टर्म व्यू है तो मेरे ख्याल से कोई बड़ी अपसाइड आने की उम्मीद मत रखिए। ओके, हिंडाल्को थोड़ी लंबी अवधि का नजरिया रखें, यही राय आ रही है अविनाश जी की तरफ से। आइए अब अगले कॉलर से बात करते हैं। पुणे से नामदेव नागरगोजे हमारे साथ हैं। नामदेव जी, स्वागत करते हैं। बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? नमस्ते मैडम। मैडम नमस्कार जी, बताइए सवाल। हुडको के 1000 शेयर है, 47.50 का मेरा बाइंग प्राइस है, और लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहता हूँ। और दूसरा IRFC के है, ओके, उसके 600 शेयर है, 33.7 की बाइंग है। और रेणुका शुगर में मेरा 57 का बाइंग प्राइस है, 150 शेयर है, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए करीब अगले 5 साल के लिए रखना चाहता हूँ। ठीक है, लॉन्ग टर्म के स्टॉक्स इनके, एक तो हुडको इनके पास है, दूसरा IRFC पर ये उन्होंने बताया, और रेणुका शुगर। सर, तीनों ही स्टॉक पर क्या राय रहेगी? देखिए, इस बात की अगर IRFC और हुडको की बात करें, तो हुडको अफोर्डेबल हाउसिंग में माडा का जो पूरा कंस्ट्रक्शन का काम होता है, वहाँ पे हुडको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कंपनी ने अच्छे नतीजे दिखाए, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट्स को ये नतीजे पसंद नहीं आए थे। लेकिन लॉन्गर टर्म में अगर हमको लगता है कि अगर साल 2 साल के अगर ये होल्डिंग कैपेसिटी रखते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे निवेशित रहिए। मुझे लग रहा है कि नियर टर्म में 55-60 रुपए का भी टारगेट प्राइस यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है। IRFC की बात करें तो देखिए, इस बार रेलवे बजट में इतना कोई बड़ा आउटले इंक्रीज नहीं हुआ, तो उसके लिए थोड़ा डिसअपॉइंटिंग शो IRFC ने दिखाया, क्योंकि इनके लिए रेलवेज इनका सबसे बड़ा और ओनली कस्टमर है। बट यहाँ पे भी मैं समझता हूँ कि डिविडेंड यील्ड और ग्रोथ का कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा अगर आप 1.5-2 साल का टाइम फ्रेम रखते हैं, तो नजरिया थोड़ा लंबा रखिए। और रही बात रेणुका शुगर्स पे, तो मुझे लग रहा है कि इन्होंने थोड़े महंगे लेवल पे एंट्री की है। मेरे ख्याल से कोई दूसरा विकल्प अगर ये चाहे, तो यहाँ पे ये शिफ्ट करके अपना पोजीशन कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि नियर टर्म में हमको नहीं लग रहा है कोई बड़ी तेजी इसमें आएगी। अगर ये 5 साल का व्यू मांग रहे हैं, तो पहले साल 2 साल में अगर परफॉर्मेंस ठीक ठाक नहीं रहता है, तो ऑब्वियसली इनकी कैपिटल लॉस होगी। तो आई वुड सजेस्ट फेडरल बैंक है, IDFC फर्स्ट बैंक है, ये अच्छे विकल्प है करंट प्राइसेस पे, जो ये शिफ्ट करके अपना यहाँ पे लॉस रिकवर कर सकते हैं। बिल्कुल सर। एक सवाल लेते हैं, व्हाट्सएप पर हमारे पास आ रहा है बिलासपुर से भूपेश यादव। सिप्ला पर ये पूछ रहे हैं, 100 शेयर है, 1086 इनकी खरीद है। जानना चाह रहे हैं कि फिलहाल जो इन्हें नुकसान है स्टॉक में, आने वाले टाइम में भरपाई कर पाएंगे? देखिए, सिप्ला के नतीजे तीसरे तिमाही के कोई अच्छे नहीं आए थे, प्लस ओवरऑल फार्मा मार्केट में अभी रिसेंटली रिपोर्ट्स ऐसे आए कि ग्रोथ नंबर्स थोड़े से डिले हो गए। ओवरऑल फार्मा मार्केट हमको लग रहा है कि जनवरी टू मार्च का क्वार्टर में भी थोड़ा सा परफॉर्मेंस स्लगिश रहेगा। तो इनको अगर इस शेयर में थोड़ा पैसा कमाना है, तो कम से कम एक मीडियम टर्म व्यू रखे 12 से 15 महीने का, क्योंकि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में होपफुली कंपनी नई प्रोडक्ट्स लॉन्च करेगी, तो वहां पे होपफुली ग्रोथ वापस आने की उम्मीद रहेगी। बट नियर टर्म में कोई बढ़ने के चांसेस नहीं है। ओके, तो ये रही सिप्ला पर आए अविनाश जी की तरफ से।
और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास कोलकाता से प्रणंका सेतु का सवाल आ रहा है। कोचिन शिपयार्ड इनके पास है, 105 शेयर है और 743 खरीद बता रही हैं ये अपने इस स्टॉक पर। कोचिन शिपयार्ड पर फिलहाल नुकसान तो भारी है इनको और खरीद काफी ऊंची इनकी। सर क्या स्ट्रैटेजी रहे अब इस नुकसान के साथ? देखिए, मुझे लग रहा है कि इन्होंने एक अच्छी कंपनी खरीदी है, लेकिन ऊपरी लेवल पे खरीदा है। मेरे ख्याल से अगर इनका नजरिया 1.5-2 साल है तो थोड़ा सा करंट प्राइस पे ये एवरेज कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से देखिए, कंपनी की बात करें तो 4,500-5,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है। कंपनी एक वेल एस्टेब्लिश्ड नेवल शिप सप्लायर है। ऑर्डर बुक नॉट ओनली इंडिया से लेकिन ग्लोबल कस्टमर से भी काफी तगड़ी है। और आने वाले दिनों में देखिए, डिफेंस एक ऐसा थीम है जो कम से कम 2-3 साल के लिए मार्केट को अच्छा लगेगा। यहाँ पे फाइनेंशियल्स भी कंपनी के अच्छे, तो थोड़ा सा टाइम फ्रेम लंबा रखिए और हो सके तो थोड़ा एवरेज करिए, क्योंकि ऊपरी लेवल से आपको रिस्क रिवॉर्ड मिलने में दिक्कत होगी। तो थोड़ा एवरेज करोगे तो आपका लॉस भी कम हो जाएगा और प्रॉफिट पोटेंशियल कमाने के लिए भी आप अच्छी तरह से पोजिशन होगी। ओके, तो ये रही कोचिन शिपयार्ड पर राय हमारे आज के एक्सपर्ट की तरफ से। अगला सवाल लेते हैं, व्हाट्सएप पर आ रहा है राजस्थान से साकिब साहब का। कॉनकॉर इनके पास है 50 शेयर, 698 की खरीद इस पर बता रहे हैं ये। कॉनकॉर में फिलहाल इनकी खरीद के हिसाब से स्टॉक जो है उसकी लगभग 617 पर क्लोजिंग हुई है। सर जानना चाहेंगे कॉनकॉर में फिलहाल इनकी स्ट्रैटेजी क्या रहे? ये देखिए, मुझे लग रहा है कॉनकॉर का जो तीसरी तिमाही का नंबर आ गया वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग जरूर था, लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा ट्रिगर मार्केट देख रहा है वो ये है कि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहले कहा था कि यहाँ पे स्ट्रेटेजिक पार्टनर वो लाने की कोशिश करेंगे। तो होपफुली अगर आने वाले साल में ये होता है तो डेफिनेटली कॉनकॉर में आपको एक अच्छी रेटिंग मिलेगी, क्योंकि रेलवे इंफ्रा में कॉनकॉर एक बहुत बड़ा प्लेयर है। हमको लग रहा है थोड़ा सा पेशेंस यहाँ पे रखना जरूरी है। शेयर डेफिनेटली अच्छे वैल्यूएशंस पे चल रहा है, लेकिन जो भी रीरेटिंग आएगी वो ये स्ट्रेटेजिक सेल के ऊपर डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे होल्ड करने की राय रहेगी। अभी लॉस में पोजीशन बुक निकाले नहीं। आइए अब कल के बाजार पर क्या रखें खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत समझते हैं अनिल जी से। जहां तक कल के बाजार का सवाल है, भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स करीबन 250-250 पॉइंट ऊपर तो नेस्डेक फ्यूचर्स 150 पॉइंट ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। यानी कि अमेरिका में एक मजबूत सेशन की पूरी उम्मीद रखकर आप चल सकते हैं। और हमारी भी क्लोजिंग अच्छे लेवल्स पर होती हुई दिखी है पिछले कई दिनों के मुकाबले में। और पिछले हफ्ते की और इस हफ्ते की चिंताओं को पीछे छोड़कर बाजार ऊपर जाने की कोशिश में बिल्कुल मजबूती से आपको नजर आ रहे हैं। सपोर्ट लेवल अब जो कल के लिए आपके काम आएगा वो है 17,750, 17,800। ये बाजार के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। और ऊपरी स्तरों पर 17,975, 18,025 एक छोटी सी हल्की फुल्की रुकावट की लेवल है जहां पर फोकस करिएगा। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 41,500 के ऊपर हम लगातार बंद हो रहे हैं। कल के लिए जो मजबूत सपोर्ट रहेगा वो 41,100 से 41,250 की रेंज रहेगी। ये मजबूत सपोर्ट का काम करेगी। और ऊपरी स्तरों पर 41,950 से 42,075 की रेंज है जहां तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की भी हो सकती है। वायदा कारोबार के आंकड़े स्पेशली इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स के एफआईज की तरफ से आज फिर से थोड़ी शॉर्ट कवरिंग के दिखने चाहिए। कैश मार्केट में खरीदारी के आंकड़े लोकल फंड्स की तरफ से आने की आप उम्मीद कर सकते हैं, या फिर एफआईज की तरफ से ये भी हो सकता है। तो थोड़ा बिकवाली का दबाव कम होगा और साथ ही ग्लोबल संकेत अगर मजबूत मिले तो कल भारतीय बाजार 18,000 की तरफ बढ़ने की कोशिश निफ्टी पर और 41,800, 42,000 की तरफ बढ़ने की कोशिश बैंक निफ्टी पर कर सकते हैं। देखते हैं आप कल का ऑप्शन। तो कल के बाजार में क्या रखे ऑप्शन की स्ट्रैटेजी, हमारे साथ हैं अभी चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया। सुमित जी स्वागत करते हैं। कल के बाजार में कहां पर मौके बन रहे हैं? नमस्कार स्वाति, गुड इवनिंग। कल के बाजार के लिए दो स्ट्रेटेजी है मेरे पास ऑप्शन में, दोनों तेजी की तरफ की है। पहला स्टॉक है एशियन पेंट। एशियन पेंट में यहाँ से एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिलना चाहिए, तो 2800 वाला कॉल 55 के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 40 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर में टारगेट 70 रुपए से लेकर 80 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं। तो एशियन पेंट का 2800 का कॉल खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। दूसरा स्टॉक आईटी सेक्टर का इन्फोसिस। आईटी सेक्टर में आज मोमेंटम बना था, इन्फोसिस यहाँ से ऊपर का मूव दिखाना चाहिए। इसके लिए 1620 वाला कॉल 20 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 11 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 30 रुपए से लेके 35 रुपए तक के टारगेट इन्फोसिस के 1620 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ये दो स्ट्रेटेजी मेरी तरफ से रहेगी। बिल्कुल, सुमित जी की तरफ से ऑप्शन की दो स्ट्रैटेजी। धन्यवाद हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए। और अविनाश जी आपकी तरफ से हफ्ते भर के नजरिए के लिए पोजिशनल कॉल कहां?
देखिए पोजिशनल कॉल के लिए हमको आईसीआईसीआई बैंक का शेयर काफी पसंद है। आज क्लोजिंग करीबन 861 थी। यहाँ पे एक 10 रुपए का स्टॉप लॉस रख के करीबन 875 880 का एक 8 से 10 दिन का पोजिशनल टारगेट पॉसिबल लग रहा है। मीडियम टर्म प्रोस्पेक्ट्स तो अच्छे हैं ही, लेकिन ये एक शॉर्ट टर्म पोजिशनल आइडिया है। तो यहाँ पे अगर कोई चाहे तो अगले 8 से 10 दिन के लिए इस प्राइस से करंटली वो खरीद सकते हैं। करीबन 880 881 का एक टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे खरीदारी 8 से 10 दिन के लिए आप कर सकते हैं। ओके, सो 8 से 10 दिन की खरीदारी आईसीआईसीआई बैंक में करने की सलाह अविनाश गोरक्षकर की तरफ से आई है। धन्यवाद करेंगे अविनाश जी, हमारे साथ शो में शामिल हुए आप। बाजार आज और कल के आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही।